हे दोस्तों नमस्कार। मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के सामने फिर से अपने हिस्ट्री की इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए 5 प्रश्नों के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं जितने भी इसमें टॉपिक है ना उनको डिस्क्राइब करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने तरफ से पूर्णतः कोशिश करूंगा अधिक से अधिक नॉलेज शेयर करने के लिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है और यूपीएससी यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ अन्य भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, हम अपने इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारे इस उपनयन संस्कार का मतलब है क्या है? लाइक शेयर सॉरी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो आपका जरूर उपनयन संस्कार हो गया होगा, आशा करते हैं हम। चलिए, हम इस क्वेश्चन को शुरू करना चाहते हैं, करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को एक प्रमुख विषय के रूप में चुनने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला, बिंदु है ना ये, ब्रिटिश सविनय अवज्ञा, ये देख लेना ना, इसे भूलना नहीं। सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर भारी कर लगाया गया। नमक पर भारी कर। नमक उत्पादन से निर्धन लोगों को अपनी आय का एक मुख्य भाग प्राप्त होता था। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, लगान का भुगतान न करने के अभियान के विपरीत यह एक गैर विभाजनकारी मुद्दा था। इससे शहरी आबादी को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सकता था। देखिए, ये क्वेश्चन को हम लगाने से पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। तो उसी साल उस लाहौर अधिवेशन में ही ये भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 तथा अन्य आगामी जितने भी वर्ष होंगे, हर साल 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा ना, सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इसका निर्णय वहाँ पर लिया गया, लाहौर अधिवेशन में लिया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे बोला कि हम अगर ये प्रस्ताव अगर आप मान लेते हैं, लॉर्ड इरविन इसमें क्या थे? वायसराय थे ना, वायसराय कौन थे? वायसराय थे ना, वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे। ओके, ये भूलिएगा नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले लॉर्ड इरविन के समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए। उस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें थे, मैं ऐसे ओवरली बोल दे रहा हूँ। देखिए, रुपए का पुनर्मूल्यन किया जाए। बोला गया कि रुपए का क्या किया जाए? पुनर्मूल्यन किया जाए। किसमें? इरविन के समक्ष जो समझौता होता ना, वो प्रस्ताव रखे थे। प्रस्ताव में क्या था? ये बिंदु नीचे दिया गया है। बोला गया कि रुपए का पुनर्मूल्यन किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, तट कर विधेयक लाया जाए, तट कर विधेयक लाया जाए, तट कर विधेयक लाया जाए। दूसरा, सैनिकों के जो व्यय हो रहे थे ना उस समय, उस पर क्या किया जाए? जो जितने भी बड़े बड़े पद पे जो सैलरी वाले सैनिक थे, उनकी कटौती की जाए। जितने उचित हो उतना ही सैनिक रखे जाए। ठीक है, उसमें क्या किया जाए? कटौती किया जाए। गुप्तचर विभाग क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और भारतीयों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का क्या दी जाए? अनुमति दी जाए। तो और भू राजस्व क्या किया जाए? आधा किया जाए। ओके, देखिए, तो इसमें हमने क्या देखा? नमक कर समाप्त किया जाए। ये जो नमक कर था ना, तो यानी कि जो नमक पे क्या था, बहुत बड़ा सरकार टैक्स लगाती थी। सरकार चाहती थी कि अधिक से अधिक लोग नमक का प्रयोग करें, और प्रयोग करें, जिससे क्या होगा? सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा। रेवेन्यू मतलब आय प्राप्त होगा, इनकम। उस इनकम प्राप्त होगा। अधिक से अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए वो अधिक से अधिक कर लगाती थी। हालांकि ये नमक है, हर समाज का हर एक वर्ग, धनी गरीब सब, निम्न मध्यम, सब सभी वर्ग लोग प्रयोग करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने नमक कर लगाया।
ठीक है, ये तो सही है, इसको तो हम वैसे ही कर सकते थे, ये नमक कर इसीलिए तो सविनय अवज्ञा, सॉरी, सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी ना, नमक नमक का जो अवज्ञा करने कानून आया था, उसकी अवज्ञा, अवज्ञा मतलब अवहेलना, मतलब हम इनकार करना कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इनकार करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, कब? 1930 में, 12 अप्रैल 1930 से शुरू की थी, और पहुंचे कब थे? छः 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 नहीं, सॉरी, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक, तो देखिए ये सही हो गया। दूसरा, नमक उत्पादन से निर्धन लोगों को अपनी आय का एक मुख्य भाग प्राप्त होता था। नमक नमक उत्पादन से निर्धन लोगों को अपनी आय का एक भाग प्राप्त होता था। ये कैसे हो सकता कि निर्धन लोग नमक खा रहे हैं और टैक्स तो सरकार को प्राप्त होता था, उनको कैसे आय प्राप्त होता था? नहीं, तो इससे क्या हो गया? नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा 100%। अगर ये देखो, दूसरा बिंदु अगर गलत है, अगर दूसरा गलत है, तो इस आधार पे हम इन चारों ऑप्शन में से ना एलिमिनेट कर सकते हैं पूरा का पूरा। देखो, अगर दूसरा में हम क्या है, 100% कन्फर्म है, ये सही है। अगर ये सही है तो देखो, सॉरी, गलत है ना, अगर ये गलत है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों? इसमें भी 2 आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 2 आ गया, और ये भी गलत हो जाएगा ना, इसमें भी 2 आ गया। इस आधार पे हम ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं कि ऑप्शन बी ही सही है। अगर हमें तीसरा और चौथा ऑप्शन ना भी पता हो तो भी लगा सकते हैं, हालांकि हम चेक करना चाहेंगे तीसरा और चौथा ऑप्शन को भी बताना चाहेंगे। देखिए, लगान का भुगतान न करने के अभियान के विपरीत यह एक गैर विभाजनकारी मुद्दा था। हमें क्या चुनना है? सही ऑप्शन चुनना है, ये भी ध्यान देना ना। देखिए, लगान के भुगतान न करने के अभियान के विपरीत यह एक गैर विभाजनकारी मुद्दा था। अगर यहाँ विभाजनकारी मुद्दा होता ना, अगर यहाँ विभाजनकारी मुद्दा होता ये, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता था, ये तीसरा क्या होता, गलत होता। लेकिन गैर विभाजनकारी यानी विभाजन करने वाला नहीं था, यानी कि जो ये नमक था ना, समाज का हर एक वर्ग प्राप्त करता था, यानी जो जमींदार थे वही प्राप्त करते थे, जो धनी गरीब अमीर सभी वर्ग के लोग प्राप्त करते। इसे मतलब अब ये हर मानव, हर प्राणी यूज करता है ना नमक, तो इसलिए ये गैर विभाजनकारी था, यानी कि समाज विभाजन नहीं करता, यानी कि सभी लोगों का क्या समर्थन प्राप्त हुआ नमक का कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, यानी कि सभी का समर्थन इसमें प्राप्त हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसमें से इससे शहरी आबादी को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सकता था। या शहरी बाबू भी तो नमक का यूज करेंगे ना, सब लोग करते हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन का ये भी एक कारण था कि हर एक वर्ग यूज करता था, जिससे हर एक वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। ओबियसली ये भी सही हो जाएगा ना। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब इसमें हमें और कुछ क्या बताना, दांडी यात्रा बता दिए, और चलिए ठीक है, अब हम इसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, पॉइंट है, मतलब बिंदु है। रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन किया जाना था। कैबिनेट मिशन विस्टन चर्चिल, विस्टन, ये याद रखना ना, विस्टन चर्चिल, विस्टन चर्चिल के कार्यकाल में भारत आया था। रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन किया जाना था। कैबिनेट मिशन विस्टन चर्चिल को कार्यकाल में भारत आया था। और कैबिनेट विधायिका में सांप्रदायिक प्रश्न के मामले में मुस्लिम लीग को वेटो प्रदान किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? वाओ, इसमें देखना, ये यहाँ पे जो है ना सही नहीं है, इसे हाईलाइट कर लेना अगर ऑफलाइन एग्जाम होता होगा तो। सबसे पहले पेन से यहाँ पे हाईलाइट कर लेना ताकि वहाँ ध्यान जाए, वरना अदरवाइज हम ये सही इसमें से उनके वही चूज कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन लाया गया था। सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए, जो कैबिनेट मिशन है ना, ये आया था 1930, कब आया था? 1946 में आया था ना। अच्छा, इसमें जो थे ना 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल नहीं थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, ये उसमें द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था। द्वितीय वर्ल्ड वार में इनकी बहुत सारी रिसोर्सेज क्या हो गए? समाप्त हो गए। ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि उस जर्मनी ने रसिया पे आक्रमण कर दिया था, पोलैंड ने पे आक्रमण किया था, और ब्रिटेन पे भी किया था। तो उस लड़ाई में इस ब्रिटेन की बहुत बहुत क्षति हुई। हालांकि जीत तो गए,
लेकिन बहुत क्षति हुई। और यह अब यह इस भारत के इतने बड़े उपनिवेश को संभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी अपने अब मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उससे भी यहाँ भी बहुत क्षति हुई। अब यहाँ पे जो हर एक वर्ग का वो समर्थन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो इसी आधार पर क्लीमेंट एटली ने कहा कि 1948 से पहले, कब 1948 से पहले हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, भारत को एक औपनिवेशिक राज का दर्जा खत्म कर देंगे। अब वो क्या रहेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो बोल रहा है इसमें कि रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन किया जाना था। नहीं, गलत बोले, स्वतंत्रता देने का। ये जो ये कमेटी आया था ना, ये कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन में कौन थे, पैंथिक लॉरेंस थे ना। एक क्रिप्स मिशन आया था, इसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा। तो क्लीमेंट एटली जो ये घोषणा किए थे, इस घोषणा में कौन इनके साथ इस मिशन में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भी आए थे ना, जो भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे। कौन थे, पैंथिक लॉरेंस। उस समय पैंथिक पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, ये गलत, पैंथिक लॉरेंस थे। और क्रिप्स भी थे, क्रिप्स क्रिप्स भी थे, जो जो इसके आगे क्रिप्स मिशन आएगा उसके उसके अध्यक्ष रहेंगे ना। तो ये क्रिप्स भी थे। और ए बी अलेक्जेंडर जो क्या थे, भारत की, सॉरी, उस समय के पहले क्या थे, नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो ए बी अलेक्जेंडर, ये भी याद रखना ना, ए बी अलेक्जेंडर लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, जेंडर पुलिंग मैं हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हो गया। तो इस आधार पे हमारा क्या हो गया, ये सर्वोच्चता प्राप्त करने की था। नहीं, ये कैबिनेट मिशन आया था ना, ये इसलिए आया था कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे, भारत को स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से आया था कि भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए, कैसे सत्ता का हस्तांतरण किया जाए और उसे पूर्णतः स्वतंत्र कर देना है। हालांकि आगे उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो ब्रिटिश का मतलब कैसा कैसा ब्रिटिश की महारानी के नियंत्रण में, यानी कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में वही देश खेलते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश के उपनिवेश में शामिल थे। तो ठीक है, उपनिवेश में अभी अभी भी उसमें बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी भी उसका उपनिवेश का ही है। हालांकि दर्जा तो है वो महारानी को ही मानता है, जो वहाँ की अभी महारानी एलिजाबेथ की डेथ हुआ है। ठीक, और वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं ऑस्ट्रेलिया के। हालांकि कहने के लिए तो जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के वो क्या है, महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक, अब देखिए, तो रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता के अधीन किया जाना था। नहीं, वो तो जो कैबिनेट मिशन ही है, इसीलिए आया था कि भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए, कैसे मतलब सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, इसी के संदर्भ में बात करने के लिए यहाँ पे आया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। गलत, हमें क्या चेक करना है, सही नहीं है वो, इसलिए सही नहीं, तो एक आएगा ही आएगा, तीनों में है, इसमें भी, इसमें। अब इसमें ये तो होगा ही नहीं, इसमें जो सही वाला होता है ना, वो वाला होता है, तो ये तो होगा नहीं, खत्म। अब देखते हैं, कैबिनेट मिशन ब्रिस्टल चर्चिल के कार्यकाल में आया था। नहीं, हमने अभी इसी के संदर्भ में बात किया कि किसके, क्लीमेंट एटली के काल में आया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, एक और दो गलत हो गया। अब देखो, दो इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दो इसमें है ना, हम इसको सही कर देंगे। क्यों, हमें गलत गलत चेक करना, दो ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 दोनों गलत ही हो गया। और जब गलत हो गया तो एक दो केवल इसी में है, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा अगर हमें नहीं पता था तो भी हम जहाँ कर देते थे। हालांकि देखो, केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिक प्रश्न के मामले में मुस्लिम लीग को वीटो प्रदान किया गया था। वीटो, मुस्लिम को वीटो तो पहले से प्राप्त था। हाँ? जो केंद्रीय विधायिका में ना, केंद्रीय विधायिका में एक एक इतिहासकार हैं, उनका नाम याद रखना ना। वो इतिहासकार जो है ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक सरकार करके कोई है। ठीक, उन्हें उनके 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 सोर्स से पता चलता है कि मतलब जैसे कि उस समय ना, केंद्रीय जो विधायिका थी, विधायिका में जो चुन के आने वाले लोग थे, उसमें उन लोगों को ये धार्मिक रूप से नहीं बंटवारा किया गया था। बोला गया था कि जो प्रांतों के विधानमंडल हैं, उन विधानमंडल से चुने हुए सदस्य वहाँ पे जाते। किससे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था ना, अ, किस माध्यम से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है ना।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव। उस उ- उसी माध्यम से चुन के जाने वाले थे ना, जितने भी प्रत्याशी चुन के जाते हैं वो इसी माध्यम से ही चुन के जाते हैं। कहाँ पे? केंद्रीय विधानमंडल में। वहाँ पे या मुस्लिमों को या किसी भी वर्ग को ये अब नहीं प्राप्त था। क्या? सांप्रदायिक प्रश्न के मामले में वीटो नहीं प्राप्त था, इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी तीनों सही हो गया। चलिए, तो हमारा यहाँ तक सही हो गया। अच्छा, एक कैबिनेट मिशन है, कहा हम लोग डिस्कस पहले इससे पहले जो वीडियो आया था ना उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो कैबिनेट मिशन में ना था, वो जो यहाँ का जो राज्य थे ना, प्रांत, उन प्रांतों को भी धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। बोला गया कि इस वर्ग के लोग इस प्रांत में ABC क ख ग घ 3 श्रेणी में बांट दिया गया था ना, ABC 3 श्रेणी में बांट दिया गया। ए श्रेणी में हिंदू बहुल राज्य थे, हिंदू बहुल राज्य जैसे संयुक्त प्रांत, तत्कालीन इसमें वर्तमान में क्या है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, इन सबों को इस ए श्रेणी में रखा गया था। किसमें? ए श्रेणी में रखा गया था, ये जो हिंदू बहुल राज्य थे। और बी श्रेणी में मुस्लिम बहुल, जैसे सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान, और पंजाब भी था उसमें, शायद इसमें पंजाब भी इसमें शामिल था। तो ये सब राज्य थे। अब जबकि सी कैटेगरी में असम था और पश्चिम बंगाल था ना, असम प्लस पश्चिम बंगाल। और इसमें यह भी बोला गया कि जो संविधान का गठन किया जाएगा ना, संविधान सभा का, वो सभी वर्गों के सहमति के, पूर्ण सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। तो यानी कि सभी जितनी भी वहाँ पे पार्टियाँ थी, सभी जितने भी वर्ग थे, सबकी सहमति लेना अनिवार्य था। और ये भी बोला गया कि जो ये अलग अलग ये जो है ना, ये विभाजन जो कर दिया गया था धर्म के आधार पे, ये लोग भी अपने अपने प्रांतों में विधानसभा का संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए गठन करेंगे और ये भी अपना अलग अलग राय रखेंगे। लेकिन इसे बाद में नकार दिया गया, ठीक है। जो तो देखिए हमारा इस तरह से ये ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, याद आया कुछ? मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में हम बात करेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो याद आ रहा ना आपको? 1906 कहा, ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां किसका? मुस्लिम लीग का गठन किए थे। सलीमुल्लाह खां और आगा खां मुस्लिम लीग का गठन किए थे ना। वो जब मुस्लिम लीग का गठन किए तो उसके बाद भारत में क्या, फुट डालो राज करो, फुट डालो राज करो, किस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? मुस्लिमों को अलग से उनको एक पृथक निर्वाचन दे दिया गया ना, जिसमें केवल मुस्लिम ही चुनते थे। यानी मुस्लिम वर्ग के किसी प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम ही चुनते थे ना। अब देखिए, हम पहले ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, इसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अभी देखेंगे इसके बारे में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाने का प्रावधान था। यस, जाने का प्रावधान था। ये तो देखते ही बता दोगे। क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हालांकि मुझे आगे डिस्कस करना चाहिए था इसके। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये तो सही होगा, हम यहीं मार दे रहे हैं। ठीक है। देखिए, और ये जो तीसरा ऑप्शन है, इसने केंद्रीय परिषद के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। बताओ, की तभी तो उनको ये फुट डालो राज करो की नीति एकदम उभर कर सामने आ गई ना। तो देखिए, अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ये जो परिषद आया था 1909 में आया था। कब? इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
जो इसे मार्ले है ना, ये मार्ले, ये क्या थे, भारत सचिव थे, राज्य सचिव, भारत सचिव थे इस समय। और मिंटो क्या थे, वायसराय, वायसराय। ये याद रखना ना कि किस सुधार के समय कौन वायसराय है, ये मैचिंग मैचिंग करने के लिए आ जाता है ना, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। अब देखिए, जो केंद्रीय इंप्लीमेंट विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ऑब्वियसली हाँ की गई, वृद्धि की गई ना। उसमें क्या किया गया, वृद्धि किया गया, सीटों का बंटवारा किया गया। हालांकि वृद्धि तो की गई निर्वाचित सदस्यों की संख्या में, परंतु अभी भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या थी, बहुमत थी, बहुमत में थी। यानी गैर निर्वाचित सदस्य जो थे ना, अभी भी बहुमत में थे। ठीक है, यानी कि वो भी अधिक मात्रा में थे एज कम्पेयर टू द इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, तो ये वृद्धि की गई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रांतीय विधान परिषद में, यस, कि सेंटर में भी वृद्धि किया गया और प्रांतों में भी किया गया। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करने करेंगे। देखिए, और ये तो सही हो जाएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया, नियुक्त किए जाने का प्रावधान था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अच्छा, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आगे चल के त्याग देते हैं क्या ये अपना पद, अभी देखते हैं। इसने केंद्रीय परिषद के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। ये तो हम देखते ही बोल देंगे कि इसी समय पृथक निर्वाचक मंडल आया था ना, जो क्या भारत में फूट डालो राज करो की नीति के संदर्भ में आया था, कि जो हिंदू वर्ग को मुस्लिम वर्ग को क्या करना, उसके बीच में जो खाई था उसको और बढ़ाना था। ठीक है, इसीलिए 1919 का ये भारत परिषद अधिनियम आया था। ठीक, और निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, इसके माध्यम से, इसी भारत परिषद अधिनियम के ही माध्यम से की गई। और 1919 में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसएससी एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स है ना, उन सभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसे याद रखना। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम आईएएस थे ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, यस, ये भी याद रख लेना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक नाम और बताऊं, सत्येंद्र गोसाई। ये किस 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 आंदोलन से जुड़े हैं ये मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक अलीगढ़ आंदोलन, क्या उस समय अलीगढ़ आंदोलन, या फिर अलीगढ़ आंदोलन ही उसमें क्या, एक फ्रीडम फाइटर्स थे जो एक बम बनाने की फैक्ट्री बना दिए थे ना, बम बनाने की फैक्ट्री, उसी में ये सत्येंद्र गोसाई भी थे, जेल में बंद थे उस समय। इन्होंने जो उसी में उस सत्येंद्र गोसाई के ही कुछ सहयोगी थे जो सरकारी गवाह बन गए, और वो इन सब के विरुद्ध लगे गवाही देने। तो सत्येंद्र गोसाई ने क्या किया, उसको भी और पुलिस अधिकारियों कई लोगों को हत्या कर दी जेल में ही। इसे इन्हें क्या कहते थे, क्या फांसी दे दिया गया था ना। बहुत ब्रेव, इनके करने की वजह से बहुत लोगों की जानें भी बच गई, जो मतलब या तो आजीवन कारावास में बदल गए। ठीक, तो सबूत नहीं मिल पाया, इसी छोड़ दिया गया ना। अब देखिए, तो अगर हम करना चाहें तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 1, 2 और 3 है ना। जैसे कि अब हम 1 तो सही था, अगर 100% ऊपर देखें ना, वृद्धि की गई, उसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन 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 जो ये जो है ना, ये वायसराय कार्यकारिणी परसेंट में ये तो परसेंट वृद्धि की गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किधर गए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यस, ये तो 100% याद होना चाहिए। दूसरा तो दूसरा करेंगे तो ये 3 हो जा रहा ना, और तीसरा, चलिए तीसरा 100% सही आना चाहिए। अब हमारा क्या चलेंगे, तो तीनों, 1, 2 और 3 ना, ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभियान दलित वर्ग के उत्थान हेतु गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित वर्ग के उत्थान हेतु गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वर्ष 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय, याद रखना ना, अखिल, देखिए, दलित वर्ग के उत्थान हेतु गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए ना, दलित वर्ग, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसे हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
तो इसमें क्षुद्र वर्ग के लोग आ जाएंगे ना, जिनको हमारे इस समाज ने बांट रखा है, सबसे निम्न का दर्जा दे रखा है। हालांकि वो निम्न नहीं है। गांधी जी ने इनको हरिजन कहा था। हरिजन मतलब भगवान, भगवान के जन। ठीक है, तो देखिए उन्होंने वर्ष 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। ये गांधी जी जो लीग है ना, इसको मैं बताना चाहूंगा पूना पैक्ट। किसे जोड़ना चाहूंगा? पूना पैक्ट। और ये पैक्ट कब आया था? इससे पहले क्या आया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए जो सम्मेलन है ना, ये सब सभी 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 सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर जो दलित वर्ग के उसमें क्या थे, नेता थे, वो सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। हालांकि जो महात्मा गांधी थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी के प्रतिनिधि वो सॉरी गांधी से जुड़े कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इन्होंने किसी भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यानी कांग्रेस ने उसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। और कांग्रेस की वजह से वो असफल भी रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और क्या हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए। ठीक है, लंदन के सेंट होम्स पैलेस में हुआ था ना, सेंट होम्स पैलेस, सेंट नाम है ना, सेंट होम, सेंट पैलेस, होम पैलेस है, ठीक है, पैलेस, इसी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वो वहाँ से वापस आए तो भारत में जो था ना, वो पृथक रूप से बांटो और राज करो, एक बांटो और राज करो, तो इसमें क्या किया, वृद्धि किया गया। इस वृद्धि में जो यहाँ के जो दलित वर्ग थे ना, उनको भी हिंदू समाज से अलग माना गया कि भी हिंदू समाज से अलग है, और उनको अलग से निर्वाचन के लिए क्या किया, पृथक पृथक निर्वाचन दिया गया ना, समुदाय बांट दिया गया, हिंदू और दलितों के बीच में खाई बना दिया गया। ठीक है, अन्य वर्गों के लिए भी उसका क्या किया, विस्तार किया गया। हालांकि गांधी जी ने इस बात को बहुत दिल से लिया, मतलब हार्टली लिया, और इसके विरोध में क्या किए, आमरण अनशन पे बैठ गए। मतलब तो आमरण अनशन पे जब बैठ गए तो जो उस समय के नेता थे मदन मोहन मालवीय और अन्य लोगों के प्रयासों से गांधी जी के और अंबेडकर जी के दोनों के बीच में क्या हुआ, सहमति बना। और उसी सहमति को क्या किसे जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कौन, इसमें इस तरह से पूछ लेगा ना पूना पैक्ट के बारे में, और दो नाम का पेयर बना देगा, बोल देगा कौन संबंधित है। ठीक है, किसके बीच में हुआ था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा पूना पैक्ट ना, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, तो उन्होंने किया ना। चलिए, तो ये वाला हमारा इसने इतना जो डिस्कशन किए हैं इसी के आधार पे किए हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो विरोध किए और उसमें क्या किए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना उस समय, तो उस आंदोलन को स्थगित किए, वापस किए, और फिर क्या किए, देश में पूरा भ्रमण करने के लिए चल दिए। यानी कि चल के यहाँ के जितने भी सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों के दुख दर्द को समझना, ठीक है, प्रचार करना कि मतलब सब लोग, हम लोग हिंदू हैं। एक और फैक्ट बताता हूँ ना, एक वर्ड होता है, वर्ण प्लस जाति। देखो गांधी जी थे ना, वर्ण व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे, लेकिन छुआछूत के विरोधी थे। ये देखना, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके समर्थक, लेकिन और जाति व्यवस्था के भी समर्थक थे, लेकिन वो क्या थे, लेकिन छुआछूत के क्या थे, विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन छुआछूत के क्या थे, विरोधी थे। जबकि अंबेडकर जी का कहना था ये वर्ण व्यवस्था जो है ना, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था, यही मेन जड़ है, इसीलिए उनको निम्न कैटेगरी और शूद्र का दर्जा दिया गया। अगर ये ना होता तो आज शूद्र ना कहलाते, अलग ना कहलाते, दलित वर्ग ना कहलाते ना। तो इसके बीच में गांधी जी और अंबेडकर में सहमति नहीं बन पा रही थी। ठीक, तो हालांकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे ना, याद रखना। बोल, लेकिन वो इसलिए भी थे कि वो छुआछूत नहीं, कर्म के आधार पे उसे बांटा गया था, कर्म के आधार पे बांटा गया था, वो उसका समर्थन करते थे। देखिए उन्होंने हिंद स्वराज नाम से एक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया। उन्होंने हिंद स्वराज नाम से एक साप्ताहिक पत्र आरंभ किया, जिसमें अस्पृश्यता पर उनके विचार प्रकाशित हुए। हिंद स्वराज ग्रीन पंपलेट ही है क्या ये भी? चलिए ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जो हिंद स्वराज ये पत्र है ना, हिंद स्वराज, ये गांधी जी का एक बुक है, आई थिंक साप्ताहिक पत्र, एक बुक भी लिखे थे ना एक। चलिए ठीक है, हम इसमें देखते हैं। जो ये हिंद स्वराज है ना, ये एक साप्ताहिक पत्र था, हिंद स्वराज है,
इसका सही कौन सा होगा ना? सही कौन सा होगा? ये पहला तो सही है, पहला तो सही हो जाएगा। जब पहला सही है तो ये कट जाएगा, पहला सही है तो ये कट जाएगा। हर हाल में इन दोनों में से एक होगा, या तो दोनों सही होगा या तो आ, ये सही होगा। दूसरा, जो हिंद स्वराज है ना, ये बुक है ना कि पत्र है? क्या है? हिंद स्वराज मुझे लग रहा है कि बुक है ये। हाँ, चलिए हम देखते हैं। अ, जो ये इस बुक लिखे थे ना, इसमें इस बुक में क्या था, उनके भाषणों और लेखों में एक राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया था। इस बुक के माध्यम से उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया था। भाषण जो दिए करते थे, वो लेख लिखा करते थे, उसको उन्होंने किया था। एक पुस्तक है ना, ये याद रखना, पुस्तक है ये, अब ये पत्र नहीं है, ठीक है? पुस्तक, ठीक है, आई एम श्योर 100%, नॉट क्लियर, बट पुस्तक ही है मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर पुस्तक ही है तो फिर ये पत्र तो है नहीं। हम्म, हाँ, विचार प्रकट तो किए हैं। वो इसमें लंदन से वहाँ पे आ रहे थे, साउथ अफ्रीका में आ रहे थे, तो उनके साथ उस ट्रेन से भी जर्नी किए थे, तो उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया गया था, छुआछूत के रूप में बिहेव किया गया था। तो इस आधार पे वो छुआछूत का विरोध किए थे, लेकिन वो पत्र है ना, पत्र नहीं, क्या है, पुस्तक है। अभी देखते हैं इसके बारे में ना। हिंदू स्वराज ये एक लंदन में, ठीक है, लंदन से आ रहे थे साउथ अफ्रीका वापसी के दौरान। ये किस में? गुजराती भाषा में है ना, गुजराती भाषा में। किस में है ये याद रखना ना, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस लैंग्वेज में है। गुजराती भाषा में है, ठीक, भाषा गुजराती भाषा में है। अब देखिए, तो गुजराती भाषा में है, उन्होंने विचारों, अपने राजनीतिक विचारों को लेखों में, अपने जो भाषणों से दिया करते थे, उसी को उन्होंने क्या किया था, स्पष्ट किया था, बताया था। और जो ये बुक है ना, ये बुक, ये अपना उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन, इंडियन नामक एक पत्रिका प्रकाशित करते थे। उस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस बुक को क्या कहते हैं, जर्नल्स में शेयर किया था। इंडियन ओपिनियन नामक उन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। इसी इसी में उन्होंने क्या कहते करते थे, वो शेयर किया करते थे। यह गांधी जी द्वारा संपादित एक प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र था। पत्र तो यह था, यह एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी द्वारा क्या गया था, प्रकाशित किया गया था। चलिए देखते देखते हैं। तो वो जो ये तो ये जो लंदन में ना, जो लंदन में क्या थे उस समय, लंदन में कौन थे? मैडम भिखाजी कामा पेरिस में थी। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया है, जो जिनके मतलब सम्मान क्या नाम सुनते ही आता है, ठीक है। पढ़ेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में तो देखेंगे इनके बारे में। हम इसके जब मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूँगा ना, वन बाई वन, कहाँ से, जब मानव हिस्ट्री, मतलब एकदम शुरुआत से, कहाँ से, जब मानव की यहाँ पे जब अस्तित्व हुआ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति थी, वहाँ से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री पाषाण काल पूरा पढ़ेंगे, पूरा, फिर ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री मतलब पूरा पढ़ेंगे, फिर मीडिवल हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, और फिर आज विश्व इतिहास भी पढ़ेंगे हम लोग। जब मैं सीरीज शुरू करूँगा ये पढ़ाने वाला, तो ये पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये अभी रखा हुआ, ये सीरीज मैं कब शुरू करूँगा, 2023 के जितना भी एग्जाम्स है ना, ये जितने भी टारगेट हैं, ये सभी टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। करने के बाद, एग्जाम्स बीतने के बाद, उसके बाद मैं इस सीरीज को वन बाई वन मतलब शुरू करूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए जुड़े रहने से बेनिफिट ही होगा, घाटा नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या था, इंडियन ओपिनियन था। इस इंडियन ओपिनियन में क्या थे, जो जितने भी अराजकतावादी थे ना, भारत में क्या, मतलब अराजकतावादी ने, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अब वो जैसे नरम दल, गरम दल, और फिर क्रांतिकारी आ गए, तो उनकी मांग को पूरा नहीं किया, तो वो अलग अलग तरीके अपना रहे थे। हालांकि उनके जो तरीके थे ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा और भी जितने भी आप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब जो क्रांतिकारी थे, वो लोग आतंकवादी नहीं थे। आतंकवादी नहीं थे, उन लोगों का बस मकसद था ये कि हमारा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। जब आज़ाद हो जाएगा तो हम ये सब एक्टिविटी छोड़ देंगे, फिर अपने देश के, अब देश की सर्वोच्चता विकास की सर्वोच्चता प्राप्त करने के में सहयोगी बनेंगे, ठीक है। तो ये उनके विचार थे, हो गए। आतंकवादी तरीकों को प्रयोग करने के लिए, मतलब उनके जो विदेशों में के विरुद्ध आतंकवादी तरीकों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, किंतु अराजकतावादियों के सब विदेशी शासन से मुक्त होने के पश्चात भारत की आधुनिकता
कि पश्चिमी मॉडल का अनुसरण किया जाना था। मतलब वो सोचते थे कि मतलब हमारा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, और जब आज़ाद हो जाएंगे तो उसके बाद जो इसका विरोध तो किए। गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया, बोला कि मतलब क्रांतिकारी आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका जो क्रांतिकारी थे उनका मतलब कुछ और था, गांधी जी उनका मतलब विरोध कर रहे थे। गांधी जी इसका भी समर्थन नहीं कर रहे थे। जो पाश्चात्यवादी कंट्री थी, जिनका जिनका डेवलपमेंट हुआ था, उस उसका अनुसरण भी नहीं करते थे, उसका भी विरोध करते थे। इन सब का विरोध करने के लिए ही इन्होंने किया। तो हिंद स्वराज लिखने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य हिंसा की प्रवृत्ति, जो हिंद स्वराज लिखे थे ना, इसको ग्रीन पंपलेट भी कहा जाता था। आई थिंक यस, ग्रीन पंपलेट भी कहा जाता है, क्योंकि हरे रंग के कवर में था, इसलिए इसे ग्रीन पंपलेट भी कहा जाता है। तो हिंद स्वराज लिखने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य हिंसा की प्रवृत्ति, जो हिंसा की प्रवृत्ति थी, और आधुनिक सभ्यता की श्रेष्ठता, जिसमें पाश्चात्य केंद्र क्या थे, सर्वोच्च मतलब सर्वोच्चता पे थे, उसका भी उन्होंने कहा कि गांधी जी ने निंदा किया, ना कि अस्पृश्यता पर उनके विचार थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, निंदा किया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरह से हमारा चार क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, गांधी जी के बारे में भी डिस्कस किए और बहुत कुछ बारे में। तो गांधी जी, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दब गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम किसके बारे में बात किया गया, गांधी जी द्वारा किए गए चंपारण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि अगर हम सत्य हैं तो हमारा माना जाए, मतलब सत्य के प्रति आग्रह, इसका इसका मतलब होता है, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, एक चंपारण, गांधी जी जब आए थे ना, चंपारण का नाम सुनते ही चम कौन थे, एक शुक्ल थे जो जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, इसका इनका नाम याद रखना, रामचंद्र शुक्ल। ये रहे रामचंद्र शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत, किसके, तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को कुल भूमि के 1/3 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तिनकठिया, कठिया अगर आप ग्रामीण इलाके से होंगे या फिर, ठीक है, अगर जानते होंगे तो कट्ठा होता है ना, कट्ठा, कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा मिलकर कितना बनता है, 1 बीघा बनता है। 1 बीघा, इसमें धान कट रहा है ना, मेरा भी धान कट गया है, ठीक है, कंपाइन से कल ही कटा है। ठीक, तो देखिए 20 कट्ठा, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा होता था। अब 20 कट्ठा में से ये निश्चित कर दिया गया था कि 3 कट्ठा, कितना कट्ठा, 3 कट्ठा, इसमें से 20 में से, यानी कि 3/20 भाग पर उन्हें इसका नील का खेती करना ही करना है। नील का खेती करना क्या था, अनिवार्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये इस आधार पे तो 1/3 तो है नहीं, ये 1/3 तो है नहीं, तो हम ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। अब देखिए, तो ये, अब सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद महादेसाई महात्मा गांधी के साथ भागीदारी थे। देखते हैं अभी, सत्याग्रह के अंत में एकत्र की गई कुल अवैध वसूली का किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया। कुल अवैध वसूली का किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया। सत्याग्रह के अंत में एकत्र की गई कुल अवैध वसूली का किसानों को मुआवजा प्रदान किया। कुल कुछ भाग अगर होता ना तो ये सही हो जाता। एकत्र की गई कुल अवैध वसूली का किसानों को कुल नहीं दिया गया, 25% केवल रिटर्न किया गया। जितना भी अवैध वसूली था ना, उसका केवल 25% ही रिटर्न करने के लिए उन्होंने सहमति की और रिटर्न भी किए। ठीक, तो अब देखिए, जो गांधी जी थे ना, गांधी जी एक बार कौन सा ये वाराणसी, बनारस विश्वविद्यालय में क्या करते हैं, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था गांधी जी इसी समय, नौ नौ 9 जनवरी को आए थे ना, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए, तो उन्होंने ये, उनको एक इनविटेशन मिला था कि वो आए, कहाँ पे अटेम्प्ट करें,
किसमें, बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या करें, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या कि उनको दीक्षांत, आई थिंक दीक्षांत समारोह था, तो जिसमें उन्हें इन्वाइटेशन मिला और वो गए वहाँ पे। तो उनको भाषण से ही प्रभावित होकर के रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें आग्रह किया उनसे कि आइए आप क्या यहाँ पे बिहार में के चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में, मतलब वहाँ पे नीले की खेती हो रहा है, उन पर किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, किसानों से ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है लगान। ठीक, तो उसमें आइए आप तो उसके सुख दर्द को समझिए और कुछ निवारण निकालिए। तो गांधी जी जब वहाँ पे गए, गांधी जी जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे किसानों ने तो उनका समर्थन किया, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स थे ना, वो जो पुलिस वाले थे और जो जुड़े हुए लोग थे विभाग से, उन लोगों ने इनका विरोध किया, कहा कि आप यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाइए, बट गांधी जी डटे रहे वहाँ पे, गांधी जी डटे रहे। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं ना, जो इसमें जर्मनी में था ना, जर्मनी में जो मिल्स थे, नील की मिल्स थी जो वहाँ पे रंग बनाए जाते थे, उसमें उन्होंने एक सिंथेटिक कलर ले लिया था, कोई पेट्रोलियम से निर्मित कलर ले लिया था जो नील का ही काम करता था बिल्कुल। तो वो उन्होंने ये जो नेचुरल नील था, ये जो खेती से प्राप्त होता था, इसको लेने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक बाज़ार बंद हो गया, जर्मनी का वो बाज़ार बंद हो गया। अब वो लोग इसे क्या करते थे, अभी इसी समय किसान भी इसे ऊब चुके थे, किसान भी इससे ऊब चुके थे, परंतु वो जाते जाते क्या कर रहे थे, सोचते थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा लगा के किसानों से अधिक कर वसूल कर ले। ठीक है, इसलिए अभी किसान भी इससे उब चुके थे, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे। बस इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने, और ये 3 कट्ठा जो बाउंडेशन था, 3 कट्ठा क्या करना है, खेती करना ही करना है, किसका, नील का। इसके भी विरुद्ध गांधी जी ने वहाँ पे अनशन किया, मतलब वो सत्याग्रह किया। और इस सत्याग्रह में एक कमेटी का गठन किया गया, क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति के क्या थे, सदस्य कौन थे, गांधी जी भी इसके समिति के सदस्य थे, गांधी जी भी इस समिति क्या थे, सदस्य थे, गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। बस गांधी जी के साथ भी, जैसे गांधी जी के साथ भी राजेंद्र प्रसाद, कौन, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, महादेव 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 देसाई, मजहर उल हक, ठीक है, नरहर पारिक, ये सभी लोग भी गांधी जी के वहाँ पे साथ थे। उस सभी ने, सॉरी, कौन सा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, में शामिल थे। और जो कमेटी के सदस्य बने थे ना गांधी जी, उस कमेटी ने यह प्रस्ताव में अपने यह कहा कि मतलब कि जो अवैध रूप से वसूला गया है, उसको उन्होंने उचित पाया, मतलब उचित नहीं, मतलब अनुचित पाया। तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि वो अवश्य गांधी जी, सॉरी, जो जो उसमें के जो ठेकेदार थे उन सबको क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो इसलिए तो उन्होंने क्या सहमति, लेकिन उन्होंने क्या 25% ही देने के लिए सहमति की। हालांकि इसमें इसमें इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का एक प्रकार से क्या हुआ, विजय हुआ। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, यस, ये लोग क्या थे, गांधी जी के साथ थे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा, सत्याग्रह के अंत में एकत्र की गई कुल अवैध वसूली का किसानों, कुल नहीं यार, कुल नहीं, केवल 25%। ठीक है, अगर हम चाहते ना इस ऑप्शन को करना, अगर हम इस ऑप्शन को करना चाहते हैं तो देखिए, कुल अवैध, तीसरा गलत है। अगर हम तीसरा गलत है, यहाँ पे दो नहीं रहेगा ना, ठीक है, अगर तीसरा गलत है, कुल अवैध है, तो हमें पता है कि कुल का कुल हुआ, कोई भी अगर मान लो अगर कोई चोर भी अगर चोरी करता है, अगर वापस करना तो कुल तो नहीं है देता है, कुछ ना कुछ इधर उधर 3-5 कर लेता है। ठीक, 3-5 कर ही लेता है तो कुल तो देगा नहीं। इस आधार पर अगर तीसरा गलत है, जब, सॉरी, हाँ, ये गलत है ना, तीसरा जब गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों में तीन है। तो इसलिए हमारा केवल क्या हो जाएगा, केवल दो, केवल दो। हाँ, ये भी गलत है ना, ये पहला भी गलत है, क्योंकि 1/3 नहीं है, ये 3/20 है। 3/20 1/3 के इक्विवेलेंट नहीं है ना। ओके, तो देखिए इस आधार पे हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में जाना। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये नील की खेती वाला त्रिकट्ठा को जाना, बीघा को जाना, ठीक, और सत्याग्रह के बारे में जाना, 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में जाना। हमने क्या अभी इन सभी चीज़ों के बारे में डीप में एनालिसिस किए हैं। ठीक, डीप में एनालिसिस किए हैं। ये क्या हो गया यार, ठीक है, हमने डीप में से एनालिसिस करने का कोशिश किया है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं ना।
अभी ये देखिए, हमने कि दलित वर्ग के बारे में पढ़ा, गांधी जी द्वारा पढ़ा, और ये क्या अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के बारे में पढ़ा, केंद्रीय परिषद के निर्वाचन के हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, इन सब के बारे में जानकारी लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने ये इसमें क्या सही चेक करना था ना, क्या चेक करना था इसमें, सही है ना, ये चेक करना था। देखिए, तो हमने ये इसके माध्यम से हमने बहुत कुछ समझा ना। पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, लॉर्ड इरविन उसमें का वायसराय था, नमक कर के बारे में जाना, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उस समय के मैंने लगभग हम लोग एक पर मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ लिए इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तभी तो यहाँ तक वीडियो देखे हैं। देखिए, अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किया तो दोबारा मत करिएगा, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, हो सकता हो किसी ज़रूरतमंद के पास जो मतलब ऐसा, या फिर टीचिंग या करना चाहता हो, या फिर और किसी भी तरीके से हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए, कब तक, हमेशा। ठीक है, तो यूपीएससी, यूपीपीसी और नेट जेआरएफ एग्जाम्स की अगर तैयारी करते होंगे तो इसका सिलेबस बहुत सारा मैच करता है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अगर हम एमए में किए होंगे तो उस आधार पे हम नेट का एग्जाम, नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग अगर ऑप्शनल पढ़ेंगे तो ऑप्शनल को भी वैसे डीप में पढ़ा जाता है। अगर वो डीप में पढ़ा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफोर्ट करने के लिए फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे तो नेट का एग्जाम दे लेंगे। ठीक है, प्रोफेसर के लिए। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सत्येंद्र मौर्य फिर से आपका आग्रह करूँगा कि उपनयन संस्कार अगर ना हुआ हो तो जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर देखने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।